Very warm good evening to all the viewers. We are back with another REC Global Power Tech Talks. So I'm just bringing it out the another new dynamic personality here on this platform today evening. And first of all, I welcome all the viewers who are live with us, joining on YouTube and different social media handles. As you know, REC Power Talks is known for a platform which is actually bringing up powerful personalities. So, in the same series, today I have a very eminent and dynamic personality who is known for this entire global power talk. And no doubt, she is someone who empowers everybody, not in her region, I think across the world. So we are introducing today our very special guest, Mrs. Aman Kaur, Principal JNV Jawahar Navodaya Vidyalaya, Kurukshetra. I welcome you on board, ma'am. About this dynamic personality, let me just give you a few highlights. So she is a visiting UK under classroom connecting program of British Council. She has hosted Scotland ambassadors visit to JNV Karnal under Interaction Ambassador Program. Solar Energy Award for utilizing solar energy for multiple purposes by Honorable Energy Minister. Under Classroom Connecting Program, 27 foreign delegates from UK stayed happily in JNV Karnal. International School Award to JNV Saga, and she's a National Award winner to Teachers 2014, which was given by our Honorable President Shri Pranab Mukherjee on 5th of September. What a dynamic personality. The list is pretty big, but these are few key highlights which I just shared with all of you to know about our today's very special dynamic personality. Without further delay, I invite Mrs. Aman Kaur with us on this platform today evening to share her journey, to share her insights and experience on this wonderful platform. I welcome you on board, ma'am. विद्यालय निवासी कुरुक्षेत्र में कार्यरत प्राचार्य आप सबसे मुखातिब हूँ। नवोदय विद्यालय समिति में मैंने 1991 में ज्वाइन किया। जेएनवी सिरसा में मेरी पहली पोस्टिंग थी एक पीजीटी के रूप में, और उसके बाद 1992 में मैंने जेएनवी कैथल में मेरा स्थानांतरण हो गया। नवोदय की ये जो जर्नी है, एक पीजीटी के रूप में, एक वाइस प्रिंसिपल के रूप में, एक प्रिंसिपल के रूप में बहुत ही सुंदर रही है। इसको शब्दों में बांधना मेरे लिए थोड़ा सा कठिन है। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी कि मेरी जो पृष्ठभूमि है एक गांव से है। गांव के एक स्कूल से मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा पास की। तो नवोदय में जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने पाया कि 75% स्टूडेंट्स गाँव के हैं और प्रतिभावान छात्र एवं छात्राएँ हैं जिनको हमें थोड़ा सा तराश कर मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, जो एक राष्ट्र की धरोहर बनेंगे। नवोदय विद्यालय एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें एक व्यक्ति के विभिन्न रूप आपके सामने आते हैं। कभी एक पेरेंट्स के रूप में, एक टीचर के रूप में और एक गार्जियन के रूप में आपको रूप दिखाने पड़ते हैं जिसको आप इंजॉय करते हो। पीजीटी के बाद जब वाइस प्रिंसिपल की जर्नी शुरू हुई, उसके बाद 2008 में प्राचार्य के रूप में जब मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की, तो जो मेरी पहली पोस्टिंग थी जवाहर नवोदय विद्यालय सगा में थी, करनाल में बच्चों के साथ जुड़कर, उनके साथ मेहनत कर और उस स्कूल को एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर मैंने पहुंचाया। सफलता की इन सीढ़ियों के साथ साथ मेरे व्यक्तित्व का भी विकास हुआ। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। 2009 में 39 कंट्रीज का 40 पीपल का एक डेलीगेशन नवोदय विद्यालय सगा में आया, जिसका उद्देश्य बच्चों के साथ मिलकर वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखना, एक्टिविटीज़ को देखना था, और वो बहुत खुश हुए और हमें भी बहुत कुछ उन लोगों से मिलकर एक विचारों का आदान प्रदान कर बहुत ही खुश हुई। 2011 में ब्रिटिश काउंसिल के तत्वाधान में चल रहे कार्यक्रम
कनेक्टिंग क्लासरूम प्रोग्राम में मुझे यूके जाने का अवसर मिला। यूके में विल्शायर काउंटी की 6 स्कूल्स हमसे जुड़े हुए थे और नवोदय विद्यालय सगा और 6 स्कूल्स ने मिलकर 3 प्रोजेक्ट पर काम किया था। उसी कार्य की श्रृंखला में आगे चलते हुए 2011 में इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से हमारे स्कूल को नवाजा गया, जो मेरे लिए एक बहुत ही खुशी की बात थी, प्रसन्नता की बात थी। अगर हम बात करें तो ऐसी बहुत सी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करते हुए मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे रीजनल कल्चरल मीट, नेशनल गेम्स और बहुत सी एक्टिविटीज़। अपने सभी बच्चों के सहयोग से, अपने साथियों के सहयोग से मुझे ये लगता था कि बच्चों को नेचर से जुड़ना चाहिए, इसलिए वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर हर्बल गार्डन की मैंने स्थापना की। उसका उद्देश्य केवल एक ही था कि बच्चे नेचर से जुड़े, अपनी जो आयुर्वेदिक पद्धति है या नेचर के बारे में जाने। आप किसी भी उसमें बात कर लीजिए, बच्चों को मैं ये सोचती थी कि उनका एक विकास हो हर क्षेत्र में। वहाँ बहुत ही सुंदर लैंग्वेज लैब की स्थापना की और मैंने सभी का सहयोग उसमें लिया और मुझे मिला भी, चाहे वो जिला प्रशासन है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे अभिभावक है, सभी ने बहुत सहयोग किया। उनके सहयोग से स्कूल में बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बहुत सुंदर रूप दिया गया। बहुत अच्छी जर्नी रही और इस जर्नी का जो प्रतिफल मुझे मिला, जिसकी खुशी आज भी मैं बहुत गहरे तक महसूस करती हूँ, वह मुझे मिला 2015 में जब मुझे नेशनल अवार्ड मिला। और जब उसके लिए मेरा चयन हुआ और मुझे पता चला कि विज्ञान भवन में जाना है और महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी के हाथ से हमें एक अवार्ड मिलेगा, तो उस खुशी को मैं बता नहीं सकती। वो मेरे लिए बहुत ही खुशी के पल थे और अवार्ड मिलना अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई। और ज़्यादा ये हुआ कि जो अवार्ड हमें मिला है, जिससे सम्मानित किया गया है, अब उसके ऊपर खरा भी उतरना है और जो बच्चे हमारे साथ हैं, जो ये छोटी छोटी प्रतिभाएं हमारे साथ हैं, उनको हमने निखारना है, एक नया रूप देना है। 2016 में मेरा स्थानांतरण जवाहर नवोदय विद्यालय निवासी कुरुक्षेत्र में हो गया। जवाहर नवोदय विद्यालय निवासी कुरुक्षेत्र का प्रांगण बहुत ही सुंदर है, बहुत हरा भरा है, बहुत ही अच्छे ढंग से प्लान्ड है, बहुत अच्छी मैथ्स लैब है, बहुत अच्छे गार्डन है, बहुत अच्छी अटल लैब है और यहाँ का जो स्टाफ है बहुत ही कर्मठ है। ये जर्नी मेरी बहुत सुंदर है। आज इसका उल्लेख करते हुए मुझे बहुत ही खुशी मिल रही। मैं नवोदय विद्यालय समिति की दिल से आभारी हूँ कि यहाँ मुझे कार्य करने का अवसर मिला और मुझे एक अवसर प्रदान किया गया। और मैं अपने सभी उन अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने समय समय पर एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, सहयोग दिया और मैं उस मुकाम पर पहुँच पाई कि मुझे वो अवसर प्रदान हुआ कि जब महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी से एक अवार्ड प्राप्त हुआ। और मेरी यही इच्छा है, यही तमन्ना है कि नवोदय विद्यालय समिति दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे और वैसे भी इसका कोई सानी नहीं है और आगे भी बहुत अच्छा करे, यहाँ के बच्चे बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पर जाएं। यही एक टीचर के रूप में, एक प्राचार्य के रूप में यही मेरी खुशी है। धन्यवाद। जैसा कि आप सबने देखा, इतनी प्रतिभाशाली और इतनी बड़ी प्रतिभा आज हमारे साथ इस मंच पर है और अब मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी इस जर्नी को और भी थोड़ा डिटेल में हम सबके साथ शेयर करें, ताकि हम सब भी उनसे कुछ सीख सके और आगे बढ़ने की प्रेरणा लेते हुए हम इस पूरी जर्नी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए। सो आई वेलकम यू अमन मैम। थैंक यू सोमेश, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जैसे आपने मेरा परिचय कराया, मेरी इंट्रोडक्शन दी, रियली आई फेल्ट वेरी गुड एंड मैं ऐसा फील कर रही हूँ कि जैसे आपने मेरे साथ एक कनेक्शन बिल्ड कर हो गया हम दोनों का। और ये कैसे हुआ, ये
इसलिए ये कैसे होता है, क्योंकि दिस इज द पावर ऑफ गुड कम्युनिकेशन। जिस ढंग से आपने मेरे बारे में कम्युनिकेट किया, रियली थैंक यू। आज का जो मेरा टॉपिक है, या जो मेरे विचार हैं, टॉपिक नहीं कहेंगे, मेरे विचार हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, वो भी इसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। अपने जीवन की पूरी कार्यशैली में, पूरे करियर में मैंने इस चीज़ को बहुत गहरे से अपनाया भी है और जिया भी है। तो जिस विषय पर मैं अपने विचार आज रखना चाहूँगी, जो मेरा टॉपिक है इंटरपर्सनल रिलेशन, द की टू डिसिप्लिन एंड स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। अब बात आती है कि ये इंटरपर्सनल रिलेशन की बात तो हम करते हैं, ये है क्या भाई? बातों से भी कर लेते हैं कि आपसी संबंध बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है, होने चाहिए, लेकिन ये है क्या, कैसे? तो interpersonal relation is a strong association between two or more people. It may be at home, at school, or at any other place. मतलब कहने का मेरा अभिप्राय है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जब दो से अधिक या काफी लोग मिलकर कार्य करते हैं, या किसी टीम में कार्य करते हैं, और वहाँ उनका जो वर्क होता है, अगर उसमें संबंध बहुत अच्छे हैं, तो वही एक इंटरपर्सनल रिलेशन है। लेकिन हम बात करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी, बताना चाहूँगी, आप कुछ भी मान लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो सबसे मेन कड़ी है वो कम्युनिकेशन है, कि हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते कैसे हैं, हम कहते कैसे हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, हमारा लहजा क्या है, हमारी टोन क्या है, और हमारा जेस्चर क्या है। अब बीइंग एन एजुकेटर एज वेल एज अ प्रिंसिपल, आई वुड लाइक टू टॉक रिगार्डिंग इन इंटरपर्सनल रिलेशन एंड डिसिप्लिन इन स्कूल। अगर मैं स्कूल में डिसिप्लिन की बात करूं, इंटरपर्सनल रिलेशन की बात करूं, तो वहाँ हम कैसे इसको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे इसको अच्छा बना सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण है, मैं आपके सामने, मैं उदाहरण नहीं, एक बात करना चाहूँगी। सपोज मैंने कोई असाइनमेंट दी अपने कलीग्स को, अपने टीचर्स को, और टीचर ने जितना उसको लगा, उसने किया, वो उसने असाइनमेंट की, वो मेरे पास आया। एक मैं उसको कहूँ, मुझे वो असाइनमेंट जो है वो मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से सही नहीं लगी, मुझे जो मेरा विजन था उस पर खरी नहीं उतर रही थी। एक मैं कहूँ, ये आपने क्या किया, आप टीचर हैं, आपको ऐसा करना चाहिए था, मुझे आपको भी बताना पड़ेगा, ये क्या मेरी ड्यूटी है, जैसे अमूमन लोग करते हैं कि आपको भी तनख्वाह मिलती है। एक तो मैं ये कहूँ, अगर मैंने ऐसा टीचर को बोल दिया, तो जितनी उसने मेहनत की थी वही शटर डाउन हो जाएगा, और आगे कोई भी थॉट प्रोसेस नहीं रहेगा। जो हमारा विजन था वो तो बहुत दूर चला जाएगा, और आगे कुछ रहेगा तो केवल एग्रेशन रहेगा। लेकिन यदि मैं उसको कहूँ कि वैसे आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, और इसमें अगर हम थोड़ा सा ऐसे करेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, तो फिर जो जिसने वो काम किया है, फिर उसका एक थॉट प्रोसेस शुरू हो जाएगा, वो उसको बेहतर बनाने के बारे में सोचने लग जाएगा। इसलिए लहजा, टोन, जेस्चर, ये इंटरपर्सनल रिलेशन में, चाहे आप घर की ले लीजिए, स्कूल की ले लीजिए, किसी भी वर्क प्लेस की ले लीजिए, ये मेन है। दूसरा एक बात और मैंने सीखी है, जैसे हम बात करते हैं स्कूल की, स्कूल में तीन मुख्य कड़ी हैं, प्रिंसिपल है, टीचर है, और स्टूडेंट्स हैं। बाकी ठीक है, स्टाफ है, लेकिन एजुकेशन से रिलेटेड और आगे के उसमें कार्यक्रम में यही है। अब इन तीसरी जो कड़ी है, एक तरह से वो सबसे छोटी कड़ी है जिसको हमने संवारना है। मेन कड़ी दो है, प्रिंसिपल एंड टीचर्स। अब टीचर एक है, प्रिंसिपल एक है, और टीचर्स तो ज्यादा है। सपोज मेरे पास 30 टीचर हैं। अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि 30 के 30 टीचर मेरे साथ सहमत हो जाएं, या वो मेरी कार्य प्रणाली से खुश हो जाएं, ये भी संभव नहीं है, या उनकी सारी बात मैं मान लूं, ये भी संभव नहीं है।
तो संभव क्या है? संभव ये है कि यदि आप कुछ लोग आपसे सहमत नहीं भी हैं और उनको खुश करने का मतलब तो ये हो गया तुम भी गुड मैं भी गुड, वो भी किसी संस्था के लिए सही नहीं होता। तो उसमें जो मैंने जाना है, जो मैंने अपनाया है कि ठीक है, ऐसा तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता जिसमें कोई भी पोटेंशियल नहीं होता। हर एक में कोई ना कोई पोटेंशियल जरूर होता है। इसलिए हमें बीइंग अ प्रिंसिपल हमें ये पता होना चाहिए कि किस व्यक्ति में, किस टीचर में क्या पोटेंशियल है और हम उसको कैसे ड्रॉ करें। यदि ये हमने जान लिया, प्रिंसिपल एक एडमिनिस्ट्रेटर तो है बट बहुत बड़ी, उसमें तो मेरे हिसाब से तो मैनेजर है जो बहुत अच्छे से चीजों को मैनेज करता है। मैंने तो यही सीखा है। अगर हम जिसमें जैसा पोटेंशियल है, यदि हम उसके हिसाब से उसको काम देंगे, उसको कंडेम, अगर किसी को आप काम नहीं दोगे, ऐसे करोगे, वो कंडेम हो जाएगा और जो आपकी मेन स्ट्रीम है उससे तो वो बहुत दूर चला जाएगा। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अभी जो हमारा जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इसका पहले जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, MHRD, तो उसमें सीधी सी बात थी कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे उनको डेवलप करना था, उसका तो मेन मोटो ही था। मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज को हमें कंडेम नहीं करना, उनको डेवलप करना है। और देखिए, एक बार की छोटी सी बात है, क्योंकि जो अपने जीवन की जो अनुभव है वो छोटी छोटी घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। 2011 की बात है, मैं करनाल में थी, तो हम लोगों को अचानक से बहुत शॉर्ट नोटिस पर एक कार्यक्रम आयोजित करने का अवसर मिला, रीजनल कल्चरल मीट। और क्योंकि फर्स्ट टाइम था तो हम सभी टीचर्स और हम एंथुजियास्टिक भी बहुत ज़्यादा थे। तो क्या हुआ कि हमने स्टेज वगैरह, क्योंकि कल्चरल मीट थी, सब तैयार कर लिया, बट जो कर्टेन था वो थोड़ा लेट सिल कर आया। तो जब हमने देखा वो बहुत नीचा था और टेंट, जिसका टेंटिंग का काम जिसको दिया उसने डेकोरेशन भी किया, सब किया, बट कुछ लगा कि इसमें कुछ और डेकोरेशन हो सकती है। तो रात के 2 बजे थे, नीचे दरी के ऊपर मैं, मेरे टीचर्स, लेडी टीचर्स और जेंट्स टीचर्स और कुछ बच्चे, हम बैठ के पर्दे सिल रहे थे और वो डेकोरेशन कर रहे थे। तो जो हमारे सीनियर ऑफिसर थे, क्योंकि नेक्स्ट डे इनॉग्रेशन होना था और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे चीफ गेस्ट थे, तो ऑफिसर आए हुए थे, तो वो गेस्ट रूम में थे, उन्होंने देखा कुछ आवाजें आ रही है, वो उठ कर आए। जब उन्होंने देखा वो बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे बाद में कहा कि मैडम रियली मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप रात को सारे ऐसे नीचे बैठ के, लग ही नहीं रहा कौन टीचर कौन प्रिंसिपल और बच्चे सारे ऐसे आप काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है आपके। तो मैंने कहा हाँ सर ये तो है। और मैंने हमारी इतनी कंडीशनिंग हो गई थी वहाँ कि जैसे कि एक कार्य है, वो जैसे मैं जो सोचती थी वो समझते थे, वो जो सोचते थे मैं समझती थी। मेरे कहने का मतलब प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और बहुत से, जैसे अभी मैडम ने, सोनेश ने बताया, बहुत कार्यक्रम वहाँ पर हुए और उसका जो प्रतिफल भी मुझे मिला। मुझे नेशनल अवार्ड मिला। तो नेशनल अवार्ड मेरे अकेले से नहीं मिला, मुझे मेरा पूरा क्रेडिट गोज टू माय टीचर्स एंड माय स्टूडेंट्स। उनकी मतलब पर्दे के पीछे सारी मेहनत उनकी थी, अदरवाइज तो अकेला चना भाड़ फोड़ने वाली बात थी मेरे लिए। तो मैं ऐसे अकेले, कोई भी आदमी नहीं अकेले, तो ये एक टीम वर्क है और यही इंटरपर्सनल रिलेशन है। इसलिए हमें टीचर्स की बात को, उनसे व्यूज शेयर करने चाहिए और उनको मतलब जब हम उनको रिकग्निशन देंगे तो वही एक संबंध बनने वाली बात हो जाती है। अब बात जैसे कई बार इंटरपर्सनल रिलेशन की बात आती है, तो इंटरपर्सनल रिलेशन इज नॉट अ टूल which we can buy from somewhere and give it to teachers and students. ऐसा नहीं है, इट्स एन इमोशन, ये इट्स अ फीलिंग, ये एक फीलिंग है जिसमें एम्पैथी है। अर्थात जब व्हेन वी लर्न टू पुट आवरसेल्व्स इनटू द शूज ऑफ अदर्स, देन इट इज द बेस्ट, तब ये सिचुएशन आती है। अब जब हमारे आपसी संबंध अच्छे बन गए तो फिर हमारी दूसरी कड़ी तक वो धारा बहती बहती जाएगी ही, हमारे बच्चों तक। टीचर
जब हम दोनों का कंसर्न अच्छा है एक दूसरे के प्रति, तो बच्चों के साथ क्यों नहीं होगा? टीचर्स का बच्चों के साथ, प्रिंसिपल का बच्चों के साथ होगा ही होगा। अब जैसे आप चारों तरफ का वातावरण देख लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, हर व्यक्ति ऐसे दिखाई देगा जैसे पूरा पहाड़ सिर के ऊपर, पूरी दुनिया को उठाकर वही चल रहा है, और उसी ने अगर थोड़ा सा वो हिल गया तो दुनिया हिल जाएगी। ऐसा नहीं हिलता। हर व्यक्ति बहुत ही अंतर्द्वंद में दिखाई देता है। और मुझे वो गजल बड़ी याद आती है, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आप एक बात बताइए सोमेश जी, जब पेरेंट्स परेशान, टीचर परेशान, तो बेचारे बच्चे क्यों नहीं होंगे? उनके ऊपर तो हमने इतना वजन धर दिया, पेरेंट्स ने और टीचर्स ने, तुमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम्हें 95 भी कुछ नंबर किसी को लगते ही नहीं है आजकल। तो बच्चा कितनी स्ट्रेस में है आपको पता है? बहुत स्ट्रेस में, इतना स्ट्रेस में है। लेकिन फिर भी हम बड़े आराम से कह देते हैं कि बच्चे किसी की सुनते ही नहीं है, किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, स्टूडेंट्स गेट इनडिसिप्लिन, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन डिसिप्लिन किसी चिड़िया का नाम है कि चिड़िया उड़ रही है, हम उसको पकड़े, कैद करें और लो जी हो गया डिसिप्लिन? ऐसे नहीं होता। ये तो ऐसे ही हो गया कि किसी को फीवर हुआ और आपने उसको एक क्रोसिन दे दी, ठीक है, उस क्रोसिन से एक बार बुखार उतर जाएगा, लेकिन कुछ घंटों के बाद अगले दिन वो फिर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि उस बुखार का कोई तो कारण है, कोई इन्फेक्शन है, कोई तो बॉडी में ऐसी चीज है कि बॉडी ने फाइट तो की बट वो नहीं ठीक हुई। इसलिए जब तक वो इलाज नहीं होगा तो बुखार नहीं उतरेगा। ऐसे ही डिसिप्लिन की बात है स्टूडेंट्स में, देयर आर सो मेनी रीजंस। कितने बच्चों के साथ इसके इनडिसिप्लिन के कारण है। पीयर प्रेशर ग्रुप है, सॉरी पीयर ग्रुप प्रेशर है, और स्टडी प्रेशर है, और सोशल स्टेटस है, पेरेंट्स और टीचर्स की एक्सपेक्टेशंस है, कितना प्रेशर है कि, और बुलिंग भी कई बार हो जाती है, कितना बच्चों के ऊपर प्रेशर है। लेकिन और एक दूसरी बात, हम कई बार बच्चे के टैलेंट को पहचान नहीं पाते। वो जो करना, जो उसमें जुनून है, उसको हम उसके लिए उसको मोटिवेट नहीं करते, और 24 आवर्स नो 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 हम ये कहते रहते हैं। मैडम अभी जैसे आपने में बताया था कि मैं नवोदय विद्यालय में काम करती हूँ। नवोदय विद्यालय तो रेजिडेंशियल सेटअप है, और एक रेजिडेंशियल सेटअप में जहाँ स्टूडेंट्स 24 आवर्स यहीं रहते हैं, स्टाफ 24 आवर्स यहीं रहता है, और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो जैसे हाउसेज में डिवाइड होते हैं। 40 स्टूडेंट्स एक हाउस में रहते हैं और हाउस मास्टर से उनकी केयर करते हैं। तो यहाँ तो टीचर के दो रोल हो गए, एक वो गार्जियन भी हो गया, पेरेंट्स भी हो गया, और वो टीचर भी हो गए। तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा और भी बढ़ जाता है कि हम अब बच्चे की को समझें, उसकी केयर करें। someone has very rightly said that seek first to understand then to be understood। पहले दूसरे को समझना सीखो, तब आपको समझा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अब मेरे सामने इतने इंस्टांसेस आए हैं, इतने उसके आए हैं कि अगर मैं आपको, कितने हैं जो मैं दे भी नहीं सकती, टीचर्स के साथ रिलेशन के भी। हाँ, एक बात मैं वहाँ बताते बताते भूल रह गई मेरी, जब टीचर्स के साथ अपने कंसर्न की मैं बात करती हूँ। एज प्रिंसिपल मेरा 2 स्कूल का कार्यकाल है, जेएनवी सगा का और जेएनवी कुरुक्षेत्र का। मेरी जो बॉन्डिंग टीचर्स के साथ है वो ऐसी हो जाती है जैसे वो बहुत छोटा है तो मेरा बच्चा है, और थोड़ा बड़ा है तो वो मेरा भाई या बहन है। रियली जैसे वो मेरा फैमिली मेंबर है। और मैं वैसे नहीं कह रही ये बात, आप अगर कभी मौका मिले किसी टीचर से पूछ सकते हैं। जैसे किसी का ट्रांसफर भी होता है तो मुझे ये होने लगता है कि हाय अब ये ट्रांसफर हो जाएगा, इतने साल हम साथ रहे थे ये। और तो जब हम फैमिली मेंबर वाला हो जाता है, और जो बातचीत भी होती है वो बिल्कुल ऐसे ही होती है जैसे वो। और लेकिन कुछ लोगों का ये मानना है कि जब अगर हम किसी अपने टीचर्स के साथ, अपने क्लीग्स के साथ, मतलब सबॉर्डिनेट्स के साथ थोड़ा सा ऐसे खुलकर बात करेंगे तो हमारा गैप कम हो जाएगा। नहीं, गैप कम नहीं होता, शर्म कम नहीं होती, उल्टा ज्यादा बढ़ जाती है। जिसके प्रति आप कंसर्न दिखा रहे हैं वो और ज्यादा उसमें दायित्व में आ जाता है
कि मुझे भी इसको कैसे मेंटेन रखना है। अब बात कर रहे थे हम, जैसे मैं एक स्कूल का नाम मैं नहीं लूंगी, तब मैं सीनियर टीचर थी वहां पर, हाउस मिस्ट्रेस भी थी। तो जैसे मैंने बताया बच्चे हाउसेज में रह रहे, मैं हाउस मिस्ट्रेस थी, तो 2 हाउसेज का हमारा इंटर हाउस गेम, हमारा शाम का समय जो होता है रूटीन, अगर आप कभी सुनेंगे हमारा बहुत अच्छा रूटीन है स्कूल का। शाम को हमारे गेम्स होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू वेदर, तो शाम को गेम्स चल रहे थे, इंटर हाउस गेम चल रहे थे, तो मैं वॉलीबॉल मैच चल रहा था, तो मेरे हाउस का दूसरे हाउस का, तो जो मेरे हाउस का बच्चा था वो खेल रहा था, तो दूसरे टीचर ने कहा कि भाई आपका फाउल है। तो उसने बहुत ही थोड़ा सा लाउड वॉइस थी, उसने कहा नहीं सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि वो खेल के जुनून में था। तो टीचर को लगा इसने ऐसे जवाब कैसे दे दिया, ये तो बहुत बदतमीज है। बच्चा भी फिर थोड़ा हो गया कि सर मैं बदतमीज कैसे हूँ, मतलब बात वहां तूल पकड़ गई। फिर मुझे लगा अब कैसे बीच बचाव किया जाए। मैंने बच्चे को एक तरफ बुलाया, मैंने कहा बेटे देखो ऐसे है, आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए, आप बताओ क्या बात है। कहते मैम मैं गलत नहीं हूँ और सर ने मुझे बदतमीज क्यों कहा, मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मैंने कहा चल आप गेम की बात तो रेफरी पर छोड़ देते हैं, बट आप एक बात बताओ, जैसे आप भी टीचर से बहुत लाउड बोल गए, क्या उनको थोड़ा सा बुरा नहीं लगा होगा, जैसे आपको लगा होगा ना, वो आपसे बड़े हैं। बोले हाँ ये तो है। तो मैंने कहा देखो बेटा अच्छा नहीं लगता, और आप सर को सॉरी फील करें, इस मैटर को अभी रेफरी के साथ सुलझाते हैं। बच्चे ने सॉरी फील कर दिया, बट टीचर ने सॉरी एक्सेप्ट नहीं की। 5-6 महीने बाद बच्चे ने मुझे कहा कि मैम आपने मुझे कहा था मैं विश भी करता हूँ, लेकिन सर मेरी विश का जवाब नहीं देते। मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, वो थोड़े से, मैंने कहा तेरे को पढ़ा तो ठीक रहे हैं, तेरी कॉपी चेक कर रहे हैं, कोई और ग्रजेस तो नहीं रखते। कहते नहीं और नहीं रखते। मैंने कहा ठीक हो जाएंगे, आप समय पर छोड़ दिए। और वो कोई ऐसा बच्चा नहीं था, बहुत बढ़िया बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था, और वो अब जो है बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर है। तो मैं, लेकिन उस समय लग रहा था कि बच्चे ने इतना बड़ा इनडिसिप्लिन कर दिया, और इनके पेरेंट्स को बुलाओ, ये एक्शन लो वो एक्शन लो। तो कई बार अब ये भी एक थोड़ा सा, फिर यहाँ पर हमें बच्चे को बताना होगा कि आवाज ऊंची करके बोलना किसी भी चीज का सॉल्यूशन नहीं है। ऊंची आवाज जाती है और तुरंत लौट आती है, लेकिन यदि हम अपनी बात को पोलाइटली बोलते हैं तो वो दिल की तह को छू जाती है। अब जैसे किशोरावस्था के अपने परिवर्तन होते हैं, अब हमारा स्कूल तो एजुकेशनल भी है, रेजिडेंशियल भी है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि जब हम किशोरावस्था में थे तो हम क्या चाहते थे, हमारे अंदर क्या परिवर्तन हुए, हम बिल्कुल भूल जाते हैं। हम भूल जाते नहीं, भूल गए हैं। हमें लगता है कि जैसे पूरे आदर्श लेकर उन आदर्शों को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है, और जो बिल्कुल हमें सब कुछ ठीक कर देना है, हम ऐसा समझते हैं। और इस एज में जब किशोरावस्था में परिवर्तन होते हैं तो बच्चों के अपोजिट सेक्स के प्रति जो अट्रैक्शन है वो हो ही जाता है। मैं ये नहीं कहती कि इस चीज को हैंडल नहीं करना चाहिए, इसको हैंडल करना चाहिए, बट विद केयर। हम छोड़ भी नहीं सकते इसको, अगर छोड़ देंगे तो ये अट्रैक्शन फिर दूसरा रूप ले लेगा, मे बी ये क्राइम के रूप में आ जाए। इसलिए इसको बहुत मतलब केयरफुल होकर हमें इसको हैंडल करना चाहिए। जैसे एक छोटा सा इंस्टांस मैं इसलिए दे रही हूँ कि जिससे हम अपने, ये जो मेरा टॉपिक है मैं इसको ये प्रूव कर पाऊँ कि रियली हमें ऐसा करना चाहिए। एक छोटा सा इंस्टांस है कि एक 12th क्लास का स्टूडेंट था, और अमूमन क्या मतलब जैसे उसको थोड़ी एक बच्ची कोई वो उसको अच्छी लगती होगी, उसका पढ़ना लिखना उसके विचार उसको अच्छे लगते थे। उसने लड़की को कहा कि भाई मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। तो लड़की ने कहा कि भाई मैं स्टडीज पर फोकस करना है और मैं तो बस इसी पर ध्यान दूंगी। बच्चा वैसे अच्छा था, लेकिन उससे उसको क्या हुआ कि वो क्या गहरे तक उस बात को ले गया, उसने चुप लगा ली, बिल्कुल वो चुप हो गया और बात करना बंद कर दिया, मैस में टाइम से जाना बंद कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया। अब ये सारी चीजें कुल मिलाकर अगर हम देखें तो इनडिसिप्लिन की श्रेणी में आई गई, क्योंकि बच्चा टाइम से मैस में नहीं जा रहा, तो बहुत बड़ी दुविधा हम लोगों के सामने तो हो जाएगी, क्योंकि रेजिडेंशियल सेटअप है और
हमारी तो कई बार अटेंडेंस इंश्योर करनी पड़ती है, तो ये बात मेरे सामने भी आई। लेकिन मुझे सबसे अच्छी बात क्या लगी कि वो लड़की ही मेरे पास आ गई। उस लड़की ने कहा कि मैम मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मैंने कहा बेटा बोलो। कि आप मेरे बारे में तो कुछ ऐसा नहीं सोचोगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं सोचूंगी। आप बताओ कि ऐसे ऐसे बात है। और वो आप उस लड़के को संभालो, और वो बहुत डिप्रेस्ड है, और वो कोई अपने आप को हार्म ना कर ले। फिर मैंने अकेले में लड़के को बुलाया, मैंने उस लड़की को बहुत शाबाशी दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये इसलिए अच्छा लगा कि इस लड़की ने मेरे अंदर ट्रस्ट रखा और वो आई। मैंने लड़के को बुलाया, लड़के को कहा, बात की, तो लड़के ने बोला कुछ नहीं बोला, उसने कुछ नहीं कहा, बोला ही नहीं वो कुछ। फिर मैंने लड़की का नाम लेकर कहा भाई वो तुम्हें आपको डू यू लाइक हर, आपको अच्छी लगती है? तो वो थोड़ा सा बोला है, बोले यस मैम। मैंने कहा बेटा ठीक है, किस कोई अच्छा लगना गुनाह नहीं है, आप अच्छा, वो आपको अच्छी लग सकती है, लेकिन आप मुझे ये बताओ जिस वे में वो आपको अच्छी लगती है तो कभी आगे जाकर आप ये चाहोगे कि वो आपकी लाइफ पार्टनर बने? बोले यस मैडम। मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन क्या जिस हिसाब से, जिस पेस में आप अभी हो कि आपने सब कुछ छोड़कर केवल यही फोकस कर लिया, क्या आप उस लड़की की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम हो अभी? बोले नहीं। मैंने कहा देन फिक्स योर प्रायोरिटी, अपनी प्रायोरिटी फिक्स करो। अभी आपके लिए बहुत जरूरी क्या है? कि जरूरी तो पढ़ना है। मैंने कहा मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगी आप उस लड़की को अपने मन से निकाल दें, बिल्कुल नहीं कहूंगी, बट मैं ये कहूंगी उसको जैसे दिल की कई तह है ना, तो नीचे वाली तह में रख ले अभी, और ऊपर वाली पे बात कर। उसको नीचे रख ले, जब समय आएगा उसको, उस तह को उठा के ऊपर कर लेना। तो मैंने कहा बेटे अभी आप, मैंने कहा एक और बात, फर्स्ट लव योर सेल्फ। यदि आप अपने आप को प्यार नहीं कर सकते तो दूसरे को प्यार कैसे करोगे? नहीं करोगे। तो बच्चा थोड़ा सा हुआ, फिर ज्यादा मतलब मेरी वरी कैसे बढ़ गई थी। तो जब हमने उसका थोड़ा सा सर्च किया, उसका बैग वगैरह उसके एब्सेंस में, तो कुछ ऐसे उसकी फीलिंग्स उसने व्यक्त कर रखी थी, तो हमें लग रहा था कि अपने आप को कोई हार्म भी कर सकता है। वो हमें थोड़ा सा बहुत डर हो गया। फिर मैंने पेरेंट्स को बुलाया, उसके मदर फादर आए, मदर ने रोना शुरू कर दिया। इसने में हमारी जैसे आम भारतीय, मैं भी हो सकती हूँ उसमें, मे भी जैसे हम कहते हैं कि इसने हमने इसको पढ़ने के लिए भेजा था, इसने हमारी नाक कटवा दी, इसने हमारी बेइज्जती करवा दी, अब हम गांव में क्या मुंह दिखाएंगे, ये। मैंने उसकी माँ को कहा चुप हो जाए, बंद कर अभी, क्या मैं अभी आपसे अकेले में बात, ये बात बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यदि आप अपने लड़के को का भला चाहती हैं तो ये बात आप बिल्कुल भी नहीं करेंगी। आप उस लड़के को लेकर जाएंगी, आप उसके पिता मेरी बात समझ रहे थे, और आप उस लड़के को कहेंगे कि ठीक है बेटा हम आपके साथ हैं, और मैंने कहा इसकी काउंसलिंग करवाइए और अपनी कस्टडी में रख के थोड़ा प्यार से इसको समझाइए। खैर उन्होंने ऐसे ही किया। मैं फोन में भी मैं टच में रही, उनसे बात करती रही कि आप लड़के को कुछ नहीं कहोगे। तो फिर 10-15 दिन बाद वो लड़का आया, तो वो ठीक था, हंस रहा था। फिर मैंने हंस के पूछा लड़की का नाम लेकर, अब वो है या चली गई? तो उसने कहा मैडम है तो, पर वो आप वाली बात है कि अब वो नीचे चली गई, आएगी। मैंने कहा उसको निकाल लेना जब आप सक्षम हो जाते हो। फिर उस बच्चे ने बहुत अच्छे नंबर लिए। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, अगर एक प्रिंसिपल पेन नहीं लेना चाहता, एक टीचर पेन नहीं लेना चाहता, तो हम मुक्ति पा लेते पेरेंट्स के सामने, जी इसकी ये गलती है, ये लड़की को ऐसा कह रहा है, और कि किसी भी लड़की को कुछ कहना ये तो बहुत बुरी बात है, आप इसको ले जाइए, अब हम इसको नहीं रखेंगे। ये बात तो फिर उसका करियर कहाँ जाता? उसका वो जो ठीक हुआ है, वो डिसिप्लिन में आया है, उसने अपने जीवन में जो टर्निंग पॉइंट वो लेकर आया, वो आता या नहीं आता? वो चला जाता, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमें कई बार बहुत बड़ी नहीं लगती। जैसे कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें बच्चा बहुत लो अचीव करता है और वो पिछड़ जाता है। अब मैथ्स और साइंस 10th तक बच्चों को बड़ा मार देता है रियली। कई बार जो बच्चा मैथ्स में वीक है वो लगता है कि दुनिया ही उजड़ गई, ऐसा नहीं है। दूसरा हो सकता है वो आर्ट में अच्छा हो, बहुत अच्छा पेंटर बन जाए। यहाँ पर टीचर की और किसी भी टीचर की ये बनती है, वो उसको जो उसकी चीज अच्छी में उसको उसमें मोटिवेट करे, वो वहीं पे उसका जो
कॉन्फिडेंस लेवल कम गया है वो आ जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मैथ्स में एक टीचर, एक बच्चा था बड़ा ही वीक था, उसको लग रहा था कि नहीं कर, तो टीचर का क्या था, टीचर बार बार समझाती थी उसको, और लेकिन बच्चा थोड़ा सा ऐसी हरकतें कर जाता था कि अपने आप को थोड़ा सा हीरो जाहिर करने के लिए, लेकिन फिर मैंने उस बात को समझाया, टीचर ने भी समझाया, तो और वो ठीक हो गया। तो मेरे कहने की बात ये है कि हमें बच्चों में केवल एक चीज पैदा करनी चाहिए, और वो है एम्पैथी और एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस के बाद ही रियलाइजेशन शुरू होती है, और जहाँ रियलाइजेशन शुरू हो जाती है वहाँ फिर सुधार की प्रक्रिया आ जाती है। जैसे मैं बात करती हूँ एम्पैथी की, एम्पैथी इज वॉकिंग विद अनदर पर्सन इनटू द डीपर चैम्बर ऑफ हिज हर लाइफ while still maintaining separateness। और एक बात होकर, और हम अगर बच्चों को समझा पाए कि बच्चा ये सोचे, हु एम आई, वाई एम आई हेयर, what I am doing, where am I moving, to whom am I answerable, sorry। यदि यही बात हमने बच्चे को समझा दी तो मुझे लगता है कि हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं टीचर्स के बारे में देना चाहूंगी। अगर ये कार्य कोई कर सकता है तो वो टीचर ही है, टीचर ही कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता। एक छोटा सा इसके बारे में बात करना चाहूंगी। मैंने एक वीडियो पढ़ी थी। तो एक रशिया में एक बहुत बड़ा दानवीर होता था, उसकी एक रियासत होती थी दावस्तान, बहुत बड़ा दानवीर था वो। तो लोग उसको बहुत मानते थे क्योंकि वो बहुत बड़ा दार्शनिक भी था। तो जब उसके पास, तो जब रशिया में थोड़े से मसाइल शुरू हुए और मुश्किलें शुरू हुई, तो कुछ लोग उसके पास आए। उन्होंने आकर कहा कि भाई जो ये फैक्ट्री ओनर हैं, इन्होंने जनता का शोषण करना शुरू कर दिया, क्या करें, देश बड़ा तबाह हो रहा है। उसने कहा कुछ नहीं होता। लोग चले गए, फिर आए, फिर उन्होंने कहा कि अब जो अब हमारे लेबर है उसने यूनियन बना ली है, उसने भी काम छोड़ दिया। उसने कहा कोई बात नहीं, सभी अपने हक के लिए लड़ते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लोग चले गए। फिर बात आई कि जितने भी सरकारी तंत्र है वो भी अब बहुत करप्ट हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है, ये वो। उन्होंने फिर कहा कि कोई बात नहीं। तो लोगों ने कहा बात कब होगी, जब सब कुछ नष्ट हो रहा है। तो उसने दार्शनिक ने कहा कि प्राइमरी टीचर जो है, प्राइमरी स्कूल का टीचर तो ठीक है, वो तो करप्ट नहीं है। कहते वो तो करप्ट नहीं है। कहते ऊपर के जितने उस्ताद हैं वो ठीक हैं। कहते हाँ वो तो ठीक। कहते फिर चिंता की कोई बात नहीं। आज से क्या सिद्ध होता है कि टीचर एक ऐसी चीज है जो सब कुछ ठीक कर सकता है। बस मैं अंत में एक बात बोलकर, 4 लाइनें बोलकर अपनी वाणी को विराम दूंगी। शिक्षक धरती के गर्भ में जन्म लेने वाले पौधे का वह माली है जो कांटों के बीच गुलाब पैदा करता है। शिक्षक सूरज की वह पहली किरण है जो अंधेरे के हर सवाल का जवाब पैदा करता है। शिक्षक कुम्हार का वह चलता हुआ चाक है जो माटी को गागर कर देता है, गागर को सागर कर देता है। शिक्षक वह प्रेरणा स्रोत है जो विचार को व्योम कर देता है। वह निष्काम शक्ति है जो सृष्टि को ओम कर देता है। शिक्षक समाज का दर्पण है, समाज की आत्मा है। दर्पण और न मैला हो पाए, स्वार्थ भूमि से ऊपर उठकर आओ समाज को नई राह दिखाएं, नई राह दिखाएं। थैंक यू। सोमेश मैडम। थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक जितनी भी देर आपने बोला, मेरा मन नहीं कर रहा था कि आप अपनी टॉक खत्म करें, बट समहाउ यस, प्रोग्राम है तो इसलिए मेरे पास अभी बहुत टाइम था सोमेश मैडम बोलने का, आप 5 घंटे बुलवा लो। नहीं, चलो यही मैं देख रही थी क्योंकि सबसे हाँ। अच्छी बात मुझे जो मैम लगी यहाँ पे आपकी, यू वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड कि एज अ टीचर हैं, हम प्रिंसिपल हैं, या हम किसी भी फॉर्म की एक एजुकेशन सेक्टर लाइन में हैं, कितनी अहम भूमिका होती है एक टीचर की, या एक ट्रेनर की, या एक मेंटर की,
किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में। और ये बहुत जरूरी है एक लंबे उसमें अगर मैं देखूं, बिकॉज बीइंग अ लाइफ कोच एंड अ बिजनेस कोच एंड आई एम प्रीटी मच इनटू द कॉर्पोरेट सेक्टर, और ये ऐसे एरियाज हैं मैम जहां पे मैं स्टूडेंट से लेके एक काफी लंबे लीडरशिप के जो है जो एज ग्रुप्स होते हैं उनको डील करती हूँ। और बहुत रेलिवेंटली आपने एक पॉइंट मेंशन किया, वो बच्चा बहुत छोटा था, 10th 12th के बच्चे का जो माइंडसेट होता है बहुत ही कम होता है, और जिस तरीके से आपने उस चीज को हैंडल किया, आई थिंक इफ वी ऑल कैन डू दैट एट दैट एज एंड वी कैन एडुकेट आवर स्टूडेंट टू दैट एक्सटेंट, हम लोग उनके अंदर से उनका रियल पोटेंशियल बना सकते हैं। और आई थिंक एक Yes. टीचर शिक्षक की सबसे अच्छी धारणा और उनका जो एक सही काम होता है वो यही होता है कि वो अपने स्टूडेंट को किस तरीके से एक राह दिखा सकते हैं। तो आपने बहुत बिल्कुल। सुंदर पंक्तियों में बहुत ही साधारण तरीके से और इतने अच्छे तरीके से इसको मतलब अपने ये जो आपने व्यूज थे वो इतने अच्छे तरीके से आप रख रही थी। आई नेवर वांटेड टू स्टॉप योर एंटायर थिंग, बट आई एम श्योर कि जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं उनको आज बहुत ही अच्छे पॉइंट्स और पॉइंट्स के साथ उनको ये पता चला कि वो भी कैसे अपने जीवन के अंदर इन चीजों को इंप्लीमेंट करते हुए एक सुधार ला सकते हैं। एंड एज वेरी राइटली मेंशन कि हम किसी भी बिजनेस में हो, किसी भी जॉब प्रोफाइल में हो, आई थिंक लर्निंग इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस फॉर ऑल ऑफ अस। दैट्स ट्रू मैम। राइट। और आपने बड़ी ही सुंदर पंक्तियां जो आपने लास्ट में बोली, आई थिंक वो पूरा ही एक कंक्लूडेड वे में अगर मैं बोलूं एक शिक्षक की या फिर एक ट्रेनर की जो सही परिभाषा है वो आपने बड़े अच्छे और सुंदर तरीके से मतलब पूरी अच्छी परिभाषा के अंदर आपने उसको बताया। सो थैंक यू सो मच अमर मैम फॉर एक्सप्रेसिंग योर व्यू सो ब्रिलियंटली माय प्लेजर मैम, माय प्लेजर। and bringing out that to notice. So I have a couple of questions which I really want to ask you. सबसे Yeah. पहली चीज मैम जो बच्चों के अंदर और जो पेरेंट्स के अंदर मैंने देखी है, कहीं ना कहीं पे देयर इज अ ह्यूज गैप इन द माइंडसेट, जो या तो बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाते हैं या पेरेंट्स उनकी भाषा को नहीं समझ पाते हैं, और उस गैप की वजह से काफी सारे डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं। तो आपकी क्या राय है कि हम उस गैप को कैसे कम कर सकते हैं? मैम एक बात बताइए, अब हम जैसे जिस एज में मैं ये भूल गई कि मैं इतना 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 सफर मैंने तय किया, मैंने किया ही नहीं। अब मान लो ये जनरेशन गैप में अगर हम उसको ऐसे दूर कर सकते हैं, अगर एक बार हम बच्चा जिस एज के उम्र के पायदान पर है, यदि उस पायदान पर खड़े होकर उसके बारे में सोचें कि उस एज में मेरे अंदर क्या चेंजेस थे, मुझे क्या चाहिए था, मुझे कौन अच्छा लगता था, मुझे कैसे कोई मुझे डील करे अच्छा लगता था, यदि एक बार उस पायदान पर खड़े हो जाए और फिर जो एक्सपीरियंस है उसके साथ बच्चे से बात करें। और मैडम देखिए, बच्चे के क्लोज आना तो बड़ा जरूरी है। क्लोज हम कैसे आते हैं? ऐसे नहीं, उसको बहुत सारा ढेर सारी हमने चीजें दे दी तो क्लोज नहीं आएंगे। छोटा सा एग्जाम्पल है, टीचर कैसे क्लोज आ सकता है। जैसे मैंने गेम की बात करी, अगर टीचर और स्टूडेंट इकट्ठे खेल रहे हैं, जब कंधे से कंधा मिलता है ना, तो वो गैप, इमोशनल गैप दूर होता है मैडम। फिर बच्चा, और जब हम बच्चे की इतनी केयर करते हैं तो बच्चे में भी ये बात आ जाती है कि जब हमारी ये केयर करते हैं तो हमें भी इनकी बात रखनी चाहिए। और ये जनरेशन गैप तो ऐसे ही ठीक होगा मैम कि हम उस दौर को याद करें तब हम सोचें। अब तो हम सोचते हैं कि हम बहुत आदर्शवादी थे। जिसके पेरेंट्स ने लव मैरिज की होती है वो भी कहता है कि नहीं, इसने ऐसा कर दिया। अरे तुमने ऐसा क्यों किया था भाई? इसने भी कर दिया। तो ये ऐसे दूर होगा। तो मैम आपने एक बड़ी अच्छी वहां पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल आपने यूज किया था, जो हमारी इंडियन मेंटालिटी होती है, खासकर अगर पेरेंट्स की हम बात करें। और आपने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि अगर किसी की लव मैरिज है किसी के पेरेंट्स की, तो जब आपने किया था तो इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। लेकिन कहीं ना कहीं पे वही चीज हम बच्चों के अंदर मानसिकता बड़ी दूसरी तरीके से चली जाती है, जो वो तो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते। ना इसमें समाज में हमारी, मतलब मैडम हर आदमी कहेगा मेरी इज्जत उड़ा दी, मेरा स्वाभिमान को हट कर दिया। जैसे हथेली पे रखा हुआ कोई ऐसे छोटा सा वो है, चने का दाना है कि वो थोड़ा सा ऐसे गोल गोल करके उड़ गया। ऐसे स्वाभिमान नहीं है, ऐसे इज्जत नहीं है। ये बहुत गहरी चीज है।
यस यस। तो मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे ट्रेनर्स होते हैं या फिर जो हमारे टीचर्स होते हैं, खासकर जो हम एक डिसिप्लिन की बात करें, आजकल के एजुकेशन सिस्टम में नो डाउट काफी सारे चेंजेस हो रहे हैं। टीचर्स भी अपनी तरीके से जितना अच्छा प्रयास वो कर पाते हैं वो कर रहे हैं अपनी तरीके से, बट फिर भी कुछ ना जी कुछ ऐसे रह जाते हैं गैप्स मैम, जिनको हमें फुलफिल करना बहुत जरूरी है अगर हमें किसी भी स्टूडेंट से इमोशनल लेवल पे कनेक्ट होना है। क्योंकि मुझे जी लगता है कि फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ हमें एक इमोशनल कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, जो कि आपने बड़ी ही गहराई से यहाँ पे हम सब लोगों को समझाया। तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसे स्टेप्स ट्रेनर्स को या फिर टीचर्स को भी लेने चाहिए कि वो अच्छे तरीके मैडम, से एक कनेक्ट हो सके? मैंने आप अपने उसमें इस पूरी टॉक में एक बात बताई थी कि मेरे ऑफिसर ने जब मुझे ये कहा कि मैडम आप लोग ऐसे बैठकर काम कर रहे थे, बहुत इम्प्रेसिव था। तो उस चीज ने मेरे अंदर जितना मोटिवेशन मेरे अंदर आया मैडम, आप ये बताइए। तो किसी से दो बोल प्यार के, देखिए मैडम, अगर मैं अपने स्कूलों की उससे बात करूं, अगर हम किसी बच्चे, देखिए समाज में आज के दौर में बहुत परेशानियां बच्चों के साथ भी है। अगर कोई टीचर, मैं तो देखती हूँ अपने उसमें, जो टीचर थोड़े से कनेक्ट हो जाते हैं बच्चों, बच्चे उनके भक्त बन जाते हैं। और अगर टीचर थोड़ा सा उसकी प्रॉब्लम को, जैसे उसकी कोई सपोज उसकी कोई घरेलू समस्या है, कोई ऐसी मानसिक, एकदम बच्चा नहीं बताएगा मैडम, उसको भी लगता है कि मैं अपने घर की किसी समस्या की बात क्यों करूं, उसको थोड़ा सा इंसल्टेड फील होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा प्यार से एम्पैथी के साथ टीचर उसके साथ जाता है, थोड़ा सा कनेक्ट करता है, तो बच्चा फिर अपनी समस्या भी बताएगा, बात भी मानेगा। मैडम मेरे सामने हमने तो जिया है इतने ऐसे उदाहरण कि पहले ही बच्चे बात कर लेते हैं कि आज किसकी ड्यूटी है, आज किसकी है। कोई टीचर ट्रांसफर होकर भी जाता है तो बच्चे पीछे पीछे रो कर जाते हैं, किसी का कोई मतलब नहीं होता कि कोई किसी के साथ। एक तो देखिए मैडम, ड्यूटी एंड सर्विस, जो टीचर सर्विस करता है ना, वो बच्चों से कनेक्ट होता है। सर्विस में सेवा है, ड्यूटी में तो फिक्स ड्यूटी है, उसकी आपको तनख्वाह मिल रही है, सेवा उससे हटकर है। तो मैडम बच्चों से थोड़ा सा उनके जो परेशानी है, या अगर कोई चीज उसको खाई जा रही है उसको टच करके, तब हम, और उसके एक सबसे बड़ी बात, बच्चे का फेथ तब डेवलप होगा जब आप उसकी बात किसी दूसरे के साथ नहीं करेंगे। अगर बच्चे की कोई परेशानी, उसके घर की परेशानी है, उसने आपको बता दी, आपने इसमें स्टाफ रूम में बैठकर वो बातें कर ली, तो वो बच्चे को पता चल गई, एक बच्चे को पता चली, सबको सारे उसको चिढ़ाएंगे, वो कनेक्ट होगा? कभी नहीं होगा। तो इसलिए उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करते हुए अगर आप उसके हट को थोड़ा सा टच करते हो तो बच्चा बात मानता है। वेरी वेरी ट्रू मैम। और बहुत जरूरी है आज के टाइम पे किसी के साथ इमोशनल कनेक्ट रखना, ताकि आप उनका ट्रस्ट बिल्ड कर सको, उनके अंदर वो जज्बा पैदा कर सको कि वो अपने आप को अच्छे लेवल पे कनेक्ट कर सके। सो ट्रू मैम। आपके लिए मैम तीसरा क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी, कोई टिप्स आपकी तरफ से इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट के लिए? मैडम इफेक्टिव टीम मैनेजमेंट के लिए कई बार मैं अपने टीचर से एक बात कहती हूँ, बहुत बार कहती हूँ कि मैं ना अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हूँ, मैं एक अच्छी मैनेजर हूँ। तो वो कहते क्यों मैडम? मैंने कहा वो इसलिए कि आप कोई बात नहीं कहते हो, मुझे पहले ड्यूटी लगा, कोई बात करे बातें सोचनी शुरू कर देती हूँ, इसको ये परेशानी होगी, इसको ये परेशानी होगी, जबकि उस पूरे अकोमोडेशन में ज्यादा दिक्कतें मैडम मुझे आती हैं। लेकिन एक बात बताइए मैडम, जब हम इकट्ठे काम करते हैं मैडम, कुछ चीजें जीवन में ना बड़ी प्रभावित करती है। एक पिक्चर का नाम था, कौन सी थी, मनोज बाजपेयी की एक पिक्चर थी, उसमें वो इंस्पेक्टर होता है, उसकी थी तो मैडम शूल या कौन सी पिक्चर थी, उसमें मनोज बाजपेयी को उसका सीनियर ऑफिसर कहता है कि तुम मेरे अंडर काम करते हो और तुमको ऐसा करना पड़ेगा। वो बहुत आराम से कहता है कि नहीं सर, हम अपने संविधान के अनुसार और कानून, अपने कानून के नीचे, इस देश के झंडे के नीचे रहकर, कानून में रहकर साथ साथ काम कर रहे हैं। मैडम एक इंस्टीट्यूट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग साथ साथ काम करते हैं। मान लो मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे टीचर है, वो मैंने उनको नहीं रखा है, मेरा पर्सनल नहीं है ये स्कूल, मैं इसकी केयर टेकर हूँ। ऐसे ही दायरा अलग अलग है, तो इंटरपर्सनल रिलेशन बिल्डअप करने से पहले इस गैप को कम करो, मेरा तो मानना ये है।
कि आपस में आप गैप को कम करो, आप दूसरे की के पीड़ा को समझ। अब मैं एक बात बताइए मैडम, टीचर भी, उसका भी तो घर है, उसकी दिक्कतें हैं, उसकी परेशानियां हैं। अब टीचर एज प्रिंसिपल अगर मैं बात करूं, तो जितनी मतलब लिबर्टी मुझे है उतनी टीचर को नहीं है। लिबर्टी इन द सेंस कि एकदम से मेरा कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ नहीं है जो मुझे टोके। मैं एक आम बात कर रही हूँ मैम, ठीक है, मेरी लाइबिलिटीज बहुत है, मेरी जिम्मेदारियां बहुत है, लेकिन टीचर को अगर किसी कारण से ये हो गया, ये हो गया, और उसके बिना ही अपना पूरा एक दब से उतार दे, तो वो कभी कनेक्ट नहीं होगा मैम आपसे। एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर आपका टाइम परमिट करे तो दूं? यस यस मैम प्लीज। मैडम 2016 की बात है, मैंने यहाँ मेरी यहाँ ट्रांसफर हुई थी, तो हमारे साथ एक टीचर थे इधर, उनकी ट्रांसफर भी, क्योंकि ये तो ऑल इंडिया लेवल की है मैडम हमारा, तो कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। उस टीचर की जो पोस्टिंग है वो उड़ीसा में हो गई, और उड़ीसा में जब पोस्टिंग हुई, वो मैडम बीमार भी थे थोड़े, उन्होंने अपनी जो भी है रिप्रेजेंटेशन भी किया, लेकिन कोई बात बन नहीं रही थी। फिर हुआ क्या कि फिर वो उसने मुझे कहा, तो मैंने कहा भी देखो, हम आप अगर कह रहे हो है तो थोड़ा रिस्की जोन में बात, लेकिन फिर भी अगर आप कहते हो तो ये तो कमिश्नर सर ही कर सकते हैं, लेकिन कमिश्नर सर से डायरेक्ट बात करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी आप कह रहे तो आप चलो हम रिक्वेस्ट कर लेते हैं। फिर मैडम हम हेडक्वार्टर गए, और रियली मैंने ऐसे ही अपने कमिश्नर सर को कहा, मैंने कहा सर मैं बिल्कुल आई रिक्वेस्ट विद फोल्डेड हैंड, मैं हाथ जोड़कर आपसे ये कह रही हूँ कि इनकी रियल में प्रॉब्लम है, ये बीमार है, आप अगर ये करें तो इसके लिए इतना बड़ा फेवर हो जाएगा। तो मैडम मुझे वो शब्द आज भी याद है हमारे कमिश्नर सर के, उन्होंने कहा मैडम हमें ऐसे प्रिंसिपल्स की आवश्यकता है, जो यहाँ केवल प्रिंसिपल नहीं मैनेजर चाहिए, आप देखिए आप इनके लिए मुझे हाथ जोड़ रही हैं। तो मैडम वो टीचर मुझसे कनेक्ट नहीं होगा, वो जीवन भर कनेक्टेड रहेगा। तो ऐसे जब हम एक दूसरे की केयर कर, मैडम देखिए मैं भगवान से डर कर एक बात कहती हूँ, अपने पूरे कैरियर में, करनाल में भी कुरुक्षेत्र में भी, आज तक मेरा अपने टीचर्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ ऐसी बॉन्डिंग है कि मान लो आधी रात को भी मैं कुछ बात कहूँ या वो कुछ बात कहे, तो हम एक दूसरे के साथ तत्पर रहते हैं। वो होता कैसे है, जब आप उनको समझते हो, वो आपको समझते हैं, जब आप उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझते हो। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है मैम। थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग सच अ लवली इनसाइट्स, एंड ऑल द व्यूअर्स, आई एम श्योर कि आप सबको आज बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिली, और सबसे ज्यादा आप लोगों को ये पता चला कि आप वो सब चीजें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इंटरपर्सनल स्किल्स के बारे में हम जानते नहीं, हम जानते सभी हैं, लेकिन हम उसको इंप्लीमेंट करना नहीं जानते हैं। और आज हम सब लोगों को वो इम्प्लीमेंटेशन का तरीका भी आप लोगों को पता चला है, एंड आई एम श्योर ये सब चीजें आपकी लाइफ को और दुगना खूबसूरत बना देती है। क्योंकि जब हम इंटरपर्सनल स्किल्स पे काम करते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात अमर मैम ने कही कि आप अपने स्टाफ के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ एक बॉन्डिंग बना के जरूर रखिए, क्योंकि विदाउट बॉन्डिंग, विदाउट ट्रस्ट, without self acceptance, nothing is possible, right? So on those lines, so we will be just closing up with our today's special talk with Mrs. Amar Kaur. Thank you so very much ma'am for presenting such a lovely topic, bringing such a wonderful insights, and we are amazingly thankful to you for your lovely presence on this particular platform. So now I invite Dr. Ratish Gupta here. Dr. Ratish, are you around? Thank you for such an I were not all have gained to got the chance. And मैं आपका की तरफ से ये हमारे प्लेटफॉर्म के लिए 20 दिसंबर को मैम को सुन, और मैं कि आपने जिस प्रतिष्ठा से जुड़ी, और हमें कोई मुश्किल है हमारे लिए देखा है वह हमारा बिकॉज ऑफ जिनसे हम जितना भी सीखे बच्चे और आशा का साथ रखें, और हमारे एंड थैंक्स के लिए बड़ा कोऑपरेट किया, मैम के वेलकम किया,
और एक प्रपोजल को एक्सेप्ट लगी। पहले मुझे एक बहुत अच्छा रहा, बेस्ट, and I would like delightful guests for such a great evening. 100 token of gratitude. Please accept, ma'am. Please accept this token of thanks from our side, ma'am. We are highly thankful for your presence and sharing wonderful insights. माय प्लेजर सोमेश, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से जुड़कर बात कर, और बहुत अच्छा लगा आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। It's my pleasure, ma'am. And I again want to thank entire Rec Talk platform for organizing such a powerful session with a powerful personality. We will be keep bringing such a lovely and powerful dynamic personalities. Stay in touch and just wait for our next Power Talk. Stay tuned. Thank you so much. Stay safe. Take care of yourself. I'll see you in the next Power Talk. Thank you very much. Thank you, everyone. I wish, ma'am. Thank you.